चैप्टर 12 में बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन या संरक्षण है। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन या संरक्षण क्या है। प्राकृतिक संसाधन पता है ना कि वो सभी वस्तुएं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मनुष्यों के लिए क्या है, उपयोगी हैं दैनिक जीवन में, वो संसाधन कहलाती है और जिन्हें हम प्रकृति देती है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम यूज ऐसे करें कि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को, साथ में आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, वो भी इसका उपयोग कर पाए। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को इस तरीके से यूज करना कि अधिक से अधिक लोग इसको क्या कर पाए, लंबे समय तक उपयोग कर पाए, वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन या उनका संरक्षण कहलाता है, यानी नियत तरीके से उनका उपयोग किया जाए। फिर है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ गई है, यानी लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो क्या हो गया, हमें हर चीज की आवश्यकता है, चाहे आवास ले लो चाहे ईंधन ले लो, तो लोगों की आवश्यकताएं क्या हो गई है, बढ़ गई है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं, अतिदोहन कर रहे हैं। इस वजह से कंटिन्यूटी में इनकी मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम क्या करें, संरक्षण करें, ठीक है। ये एक हमारा एक क्वेश्चन बनता है। फिर है कौन से कदम संरक्षण नहीं कहलाते, हम क्या ऐसी चीजें कर रहे हैं जो संरक्षण के अंतर्गत नहीं आएगी। तो 3 पॉइंट है, प्रयोग न कर रक्षा करना, कि भाई हमें जरूरत तो है लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जैसे मम्मी क्या कर रही है, हमारे किचन के अंदर गेहूं के आटे जो पीपा है, गेहूं का आटा है तो सही पीपे में, लेकिन मम्मी क्या कर रही है, बचा के रख रही है कि भैया जरूरत तो है शाम को रोटी बनाने के लिए, लेकिन मम्मी क्या कर रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके रख रही है, बचा के रख रही है। तो वो संरक्षण नहीं कहलाएगा, है ना। फिर है कंजूसी करना, मतलब अगर आप लोग 4 सदस्य और खाना वो आटे से क्या कर रही है, दो का ही खाना बना रही है, मतलब 4 ही चपाती बना रही है, बाकी तो भूखे सो जाओ, है ना। तो वो कंजूसी करना भी संरक्षण के अंदर नहीं आएगा। आवश्यकता के बावजूद भविष्य के लिए बचाना, हमें जरूरत है, ठीक है, हमें जरूरत है कि मम्मी कितनी रोटी बनाए, 8 रोटी बनाए, लेकिन फिर भी क्या बना रही है, 4 रोटी बना रही है। तो वो क्या है, क्या कर रही है कि जो आटा बच रहा है 4 रोटी का, वो मैं भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा के रख रही हूँ, तो वो संरक्षण नहीं होगा वो आटे का। तो सेम वैसे कि आवश्यकता के बावजूद उसको क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें संरक्षण के अंदर नहीं आती। संरक्षण का मतलब होता है कि जितना आवश्यक है उतना हम उसको यूज कर रहे हैं। बट जैसे कि नल से हम ब्रश कर रहे हैं, आप सुबह सुबह ब्रश कर रहे हो, ठीक है, आवश्यकता हमें क्या कर रहे हैं, एक ही जग की है कि एक जग में हम क्या कर लेंगे, मुंह धो लेंगे, लेकिन हम नल को क्या कर रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, ठीक है, और पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, हम 15 मिनट दांतों को रगड़ते जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अतिदोहन हो गया। तो वो जो चीजें हैं वो नहीं की जाए, ठीक है। तो वो संरक्षण के अंदर गया कि एक जग की जरूरत है, एक जग भरा और नल को क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वो संरक्षण है। समझ में आ गया। तो ये चीजें अगर हम करते तो वो संरक्षण नहीं कहलाती है। फिर है वन संरक्षण। तो वन संरक्षण का क्या मतलब है, वन विलुप्त होने वाले पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना क्या कहलाता है, वन संरक्षण कहलाता है। यानी जो जंगल होता है और जंगल में उपस्थित पेड़ पौधे जो नष्ट हो रहे हैं उनको नष्ट होने से बचाना क्या कहलाता है, वन संरक्षण कहलाते हैं। अब आता है वनों की आवश्यकता हमें क्यों है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वनों की उपयोगिता क्या क्या है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इस तरीके से, आंसर क्या होगा, बरसात, तालाब, झील, नदियां, यानी जितने भी अलवणीय जल, लवणीय जल कहाँ पाया जाता है, नमक कहाँ होता है, पानी के अंदर ज्यादा, समुद्रों में। तो अलवणीय जल के जो स्रोत होते हैं, तालाब, झील, नदियों में वर्षा जल की जो पूर्ति है वो वनों के माध्यम से होती है। वर्षा जो जल होता है उसका आपको पता है, वहां बारिश ज्यादा होती है जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है। जैसे कि हम मिजोरम चले जाए, असम चले जाए, मेघालय चले जाए, क्यों, क्योंकि वातावरण क्या होता है, जहाँ ठंडी हवाएं होती हैं तो आर्द्रता ज्यादा होती है और वहां पर क्या होते हैं, बादल जो है वो बरसते ज्यादा है। तो ये जो वर्षा जल, तालाब आदि के अंदर जो जल पूर्ति होती है वो तभी संभव है जब पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि जो वर्षा जल चक्र होता है उसके अंदर वनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जहाँ पे जो ठंडा वातावरण मिलता है बारिश वहीं पे होती है। फिर उसके बाद है वायुमंडलीय आर्द्रता को बनाए रखना। जो H2O की मात्रा है वो क्या होती है, जो वातावरण है उसके अंदर बनाए रखने का काम किसका है,
जो वन हमारे पेड़ पौधे हैं उनका है। फिर है उपजाऊ मृदा में के कटाव को क्या करना, रोकना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे पौधा होता है वो उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को क्या करके रखती है, बांध के रखती है, तो बारिश या तेज हवा आने पर भी ये मिट्टी कट नहीं पाती है। वो कई जो वन्य जीव होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जैसे चीता हो गया, बाघ हो गया, उन सबका आवास क्या है, जंगल ही है। फिर है वायुमंडल को शुद्ध रखना। पौधे क्या करते हैं, हम लोग सांस में कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा, CO2, लेकिन पौधे CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसीलिए क्या होता है, वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो बढ़ नहीं पाती है ना। तो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में वनों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिर वनों को नष्ट होने के कारण क्या क्या है, ये बताइए, सीधा क्वेश्चन आता है। तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के लिए अगर जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है तो खाने पीने के लिए उनको ज्यादा चाहिए, है ना, तो खेती भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो खेती कैसे कर रहे हैं लोग, वनों को काट काट के क्या कर रहे हैं, कृषि भूमि बना रहे हैं, आवास भूमि बना रहे हैं ना, रहने के लिए जगह बना रहे हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर है बांस, औषधियां, लकड़ी, जो इमारती लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी होती है, प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको कटाई करते हैं, जो ठेकेदार है ना। तो इस वजह से भी वन क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर है झूम खेती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाता है। जो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे भाग है, वहां के आदिवासी जो है वो खेती करते हैं, जिसे कहा जाता है झूम खेती। आदिवासी खाना बदोश होते हैं, मतलब वो एक जगह पे स्थायी नहीं रहते, क्या करते रहते हैं, अपनी जगह को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, है ना। तो झूम खेती इनके द्वारा की जाती है। क्या होता है झूम खेती के अंदर, जैसे ये जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया चुन लेते हैं जंगल का, और उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बनिक पदार्थ बनेंगे काले काले, यानी जितने भी पेड़ पौधे वो जल गए तो राख बनेगी। ये राख क्या करती है, इस मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो वो लोग वहीं बसेरा बना, उसी जगह पे बसेरा बना लेते हैं, अपना रहते हैं। 3-4 साल तक क्या करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली लगातार खेती करने से इस मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अब इस जगह को छोड़ देंगे, अगली जगह को जाएंगे, वहां के पेड़ पौधों को जला देंगे। तो इस तरह से वन क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो झूम खेती है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वनों को नष्ट करने के लिए। तो जरूरी है कि झूम खेती को क्या किया जाए, रोका जाए। तो झूम बादल झूम झूम के जो है जाते हैं, है ना, आया सावन झूम के। तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बादल जैसे घूमते हैं, वैसे ये लोग भी क्या करते हैं, कृषि के लिए एक स्थान पर टिकते नहीं, कृषि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित। इसीलिए इसका क्या है, जो है इसका नाम झूम खेती है। अब देखेंगे हम वन उन्मूलन क्या होता है, और वन उन्मूलन यानी पेड़ पौधों के नष्ट होने के कारण जो है उनको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो वन उन्मूलन जो है उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो नोट्स के अंदर आपके सीधे सीधे लिखा हुआ है, वन उन्मूलन क्या होता है, वनों की कटाई करना, ठीक है। अतिदोहन के लिए वनों की कटाई करना क्या कहलाएगा, वन उन्मूलन कहलाएगा। वनों की क्या कटाई क्या कहलाएगी, वन उन्मूलन कहलाएगा, वनों को नष्ट करना, ठीक है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या होगा, सबसे पहले है वनों के अंदर क्या होते हैं, कई जीव जंतु रहते हैं, तो जीव जंतुओं का आवास क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कई जीव जंतु अगर मर जाएंगे तो पारिस्थितिक संतुलन क्या हो जाएगा, यानी पर्यावरण का जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसके अलावा जो जीव जंतु है वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं कि जो जलवायु है वो परिवर्तित हो जाएगी, वर्षा जो है वो नहीं होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है, बारिश नहीं होगी, तो मरुस्थलों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद मरुस्थल होंगे तो मिट्टी होगी, और मिट्टी में पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, मृदा अपर्दन होगा, जिससे उपजाऊ भूमि का कटाव होगा। समझ में आया। तो ये चीजें जो है वो होती है किसकी वजह से, वन उन्मूलन के कारण, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है
कि वनों के संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपाय बताइए। तो आपके मैंने इसमें नोट्स में लिखा है कि वन संरक्षण हेतु किए जाने वाले उपाय जो है, सीधा आपको समझा देती हूँ बेटा, कौन कौन से हैं। इनमें से आपको कम से कम 6, 7, 8 तो आने ही चाहिए, बहुत सारे दिए हुए हैं। तो वन उन्मूलन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला उपाय मैंने लिखा है कि वनों को पोषणीय सीमा तक काटे जाना चाहिए। क्या है पहला? वनों को पोषणीय सीमा तक काटा जाए। क्या मतलब है पोषणीय सीमा तक काटा जाएगा? यानी जितने पेड़ हम काट रहे, काटना तो पड़ेगा भाई, गेट बनाने हैं तो लकड़ी चाहिए, लकड़ी चाहिए तो पेड़ को काटना पड़ेगा, तो काटा जाए, लेकिन पोषणीय सीमा तक मतलब जितने पेड़ काटे जाए, है ना, जितने पेड़ हम काटते हैं उतने वापस क्या करें, लगाएं भी सही। समझ आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। इसलिए जो जैसे आपके रणकपुर है पाली के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, अधिकतर पेड़ जो है काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा, अग्नि रक्षक जो पथ है वो बनाए जाए और टाइम टू टाइम वहां का क्या किया जाए, निरीक्षण किया जाए। तो अग्नि रक्षक पथ बनाए जाए और इनका क्या हो, निरीक्षण हो। तो आग से उनकी क्या की जाए, रक्षा की जाए, क्योंकि दावानल हो जाती है, गर्मी के समय सूखी घास जो होती है जंगलों की सूख जाती है, आग लग जाती है। फिर है रोगग्रस्त और हानिकारक जो कीट है उनसे बचाने के लिए पेड़ों पे क्या किया जाए, दवा का छिड़काव किया जाए, है ना, दवा का छिड़काव करे, जो कीट मकोड़े जो इनको नष्ट कर रहे हैं वृक्षों को, वो हानिकारक हो। फिर उसके बाद है विविधतापूर्ण जंगल या वनों को ज्यादा लगाया जाए और सुरक्षा दी जाए। विविधतापूर्ण और एकतापूर्ण से क्या मतलब है? विविधता का पूर्ण मतलब जैसे दो गार्डन है, एक गार्डन यहाँ और एक गार्डन इधर, ठीक है। तो ये जो दो गार्डन है, अब ए गार्डन है और ये बी गार्डन है, तो एक के अंदर केला, सेब, है ना, मौसम्बी, ये सारे प्लांट्स एक साथ लगे हुए, खजूर वजूर, और एक के अंदर सिर्फ केला है, तो ये एक रूपता वाला है और ये क्या है, विविधतापूर्ण है। तो विविधतापूर्ण जंगल और वनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। इनको जो विविधतापूर्ण वनों को एक रूपता वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा उपाय किए जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ केले की प्रजाति को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कई जो प्रकार के पौधे हैं उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर कृषि व आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की जो खेती होती है उस पर रोक लगाई जाए, ठीक है। झूम खेती पर क्या कर दी जाए, रोक लगा दी जाए। और क्या हो सकता है? और इसके बाद नेक्स्ट आपके लिखा है, देखो नोट्स में, वनों की कटाई पर रोक, ईंधन इमारती लकड़ी के विकल्प ढूंढे जाए। विकल्प ढूंढना, ईंधन और ईंधन का विकल्प ढूंढना, क्या मतलब है विकल्प ढूंढना? जैसे कि सपोज करो हम लोगों को यहाँ से खीमेल जाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 किलोमीटर ही जाना है, ठीक है। अब सब तो पैदल चल के नहीं जा सकते, वैसे जाया जा सकता है लेकिन नहीं जा सकते, टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम मोटरसाइकिल लेकर जाएं, हम क्या कर सकते हैं, साइकिल लेकर भी जा सकते हैं ना। तो विकल्प क्या किए जाए, ढूंढे जाएं। जैसे कि आजकल पेट्रोल है, पहले हम खनिज जमीन से ही निकालते थे, लेकिन आजकल क्या करने लगे, बीजों से क्या करने लग गए, हम लोग तेल निकालने लग गए गाड़ियों को चलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो ईंधन खत्म हो रहा है, हमको उनका विकल्प क्या किया जाए, ढूंढा जाए, ठीक है। बांधों और बहुउद्देशीय बांध बनाने के लिए कई पेड़ पौधों को किया जाता है। भांगड़ा नांगल बांध है, काफी बड़ा बांध है ना, तो उसको बनाने के लिए क्या किया गया, वहां की जितनी भी वनस्पति है उसको काट दिया गया, ठीक है। तो ऐसी जो परियोजना है उसमें ये ध्यान रखा जाए, बड़ी जो परियोजना बनाते हैं हमें ना, बांध परियोजनाएं जब बनाई जाती है तो ये ध्यान रखें कि ज्यादा पेड़ पौधे नष्ट नहीं हो। आगे बात समझ में। फिर है सबसे ज्यादा जरूरी जन चेतना, यानी लोगों के अंदर वनों के प्रति क्या की जाए,
जो जन चेतना है कि अगर पेड़ पौधे जो है वो नष्ट हो गए तो जो है हमारे पे इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो जन चेतना जो है लोगों में फैलाई जाए, और जन चेतना के कारण ही क्या है, जो चिपको आंदोलन है वो चलाए जा रहे हैं ना सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो चिपको आंदोलन और ये इसी का ही नतीजा है। फिर है वन संरक्षण के नियमों व कानूनों की कड़ाई से क्या की जाए, अनुपालना की जाए। अब पेड़ों पे जो आपने जगह जगह देखा होगा कि पेड़ की कटाई होगी तो क्या लगा जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा 2000 का, 3000 का। तो जो नियम है उनका पालन जो है कड़ाई से किया जाए, नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए, नियम पालन करे, ये हमें ध्यान रखा जाए। फिर है वनों की सुरक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं आपस में मिलकर काम करें। फिर उसके बाद 10 है सामाजिक वानिकी जैसी पद्धति को क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। अब ये सामाजिक वानिकी क्या है ये हम देखते हैं बेटा, और इसकी क्या यूटिलिटी है, इसका क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। सामाजिक वानिकी, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे लगाना सामाजिक वानिकी कहलाती है। सार्वजनिक स्थल कौन से होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, डाक, है ना, इस जगह ऐसी जगह पे क्या करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर क्या करना, पेड़ पौधे लगाना क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। क्यों जो है सरकार ने इसकी कहा कि सामाजिक वानिकी को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्या उद्देश्य था इसको, इसकी नींव रखने का, सामाजिक वानिकी की नींव रखने का उद्देश्य ये था कि वन क्षेत्रों की वृद्धि तथा वनों से रोजगार प्राप्त होगा। वन क्षेत्रों की वृद्धि अगर गांवों में होगी तो गांव के लोगों को क्या प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा सबसे पहले तो, ठीक है। उसके अलावा गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी व अन्य साधन आसानी से मिल जाएंगे। चारा, जलाऊ लकड़ी, फल सब्जियां, ये सब ग्रामीण लोगों को क्या होगा, आसानी से प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। कृषि के साथ साथ ये उपाय है कि कृषि के साथ उनको रोजगार मिलेगा, प्लस क्या होगा, गांव में चारा और जो उनकी दैनिक आवश्यकताएं हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी गांव के लोगों को। फिर है सामाजिक वानिकी के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक सामाजिक वानिकी के होते हैं। तीन घटक कौन कौन से हैं, तो पहला घटक, दूसरा घटक और तीसरा घटक। पहला घटक है कृषि वानिकी, यानी कृषि के लिए पेड़ पौधे क्या करना, लगाना, खेती के लिए पेड़ पौधे लगाना। फिर है वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थान पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण। वन विभाग क्या करेगा, गांव वालों को पेड़ पौधे देगा और नहरों आदि के आसपास यानी सामूहिक रूप से नहरों, तालाबों, अस्पतालों के आसपास पेड़ पौधे लगाना। क्यों भाई, क्यों लगा रहे हैं, पूर्ति हेतु, आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, जैसे कि अस्पताल है, अस्पताल में कौन रहते हैं, मरीज रहते हैं, मरीज के लिए क्या आवश्यक है कि उसको वातावरण कैसा मिले, शुद्ध, की गंदी हवा मिले, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, शुद्ध हवा मिले ना। तो शुद्ध हवा क्या होगी, उसे कहां से प्राप्त होगी, उसको प्राप्त होगी जहां पेड़ पौधे होंगे वहां से, तो ताजी हवा उनको मिले। फिर है तालाब और नहरों, जहां पेड़ पौधे होंगे वहीं तो बारिश होगी और वहीं तालाब और जो नहरें हैं वो भरी हुई रहेगी। तो आवश्यकताओं की पूर्ति जो होगी वो होगी इन तालाब की, अस्पतालों की। इसीलिए वन विभाग चाहता है कि तालाब और अस्पताल के आसपास क्या किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। फिर है ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, जैसे कि गार्डन बना हुआ है तो उस गार्डन में क्या है, सबका हक है ना। तो सार्वजनिक स्थल वो होते हैं जहां पर क्या होता है,
सबका अधिकार होता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। तो वहां पर पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाना, ये वानिकी के 3 घटक है। तो ये यहाँ पर आपके वन संसाधन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण और संसाधन।